परछाई एपिसोड 113। अब आगे। युवराज कहता है, तुम रो रही हो? सुहानी रुंधे गले से कहती है, नहीं तो। युवराज सुहानी को खुद से अलग करके उसके चेहरे को देखने लगता है और उसकी आंखों के नीचे से उसके आंसू की एक बूंद को अपनी उंगली में लेते हुए कहता है, तो फिर ये क्या है? सुहानी अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, ये खुशी के आंसू है। युवराज सुहानी की कमर पकड़कर उसे खुद के करीब करते हुए कहता है, हम। तो अब आगे का क्या प्लान है? सुहानी कंफ्यूज होकर कहती है, कैसा प्लान? युवराज सुहानी को टीज करते हुए कहता है, अब तुम यहाँ रुकने वाली तो हो नहीं। आई एम श्योर मुझे परेशान करने का कोई नया प्लान तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा। युवराज की बात सुनकर सुहानी मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहती है, युवराज सर, मैं ये सब जानबूझकर नहीं करती, ये बस अपने आप हो जाता है। युवराज सुहानी के मासूम चेहरे को देखता रह जाता है। तभी किसी के डोर नॉक करने की आवाज आती है। वो आवाज सुनकर युवराज सुहानी को छोड़ देता है और दोनों वापस से अपनी जगह पर आ जाते हैं और अपना काम करने लगते हैं। शाम हो चुकी थी। सिद्धार्थ इस वक्त अपने घर के छत की रेलिंग पर बैठा हुआ था। उसके एक हाथ में जलता हुआ लाइट था, जिसकी आग से वो अपने दूसरे हाथ के अंगूठे को जला रहा था। सिद्धार्थ को देखकर समझ आ रहा था कि उसे ऐसा करने से कोई दर्द नहीं हो रहा था। जब जलकर उसका अंगूठा काला होने लगती है तो वो लाइट बंद कर देता है। सिद्धार्थ अपने उस जले हुए अंगूठे को देखकर गुस्से में कहता है, समायरा, ये तुमने ठीक नहीं किया। मुझे अपनी पुरानी जिंदगी वापस पाने के लिए युवराज की जरूरत है और तुमने मेरा साथ देने से मना कर दिया। युवराज की शक्तियों के लिए मैं ये तक भूलने को तैयार था कि तुमने और उस रक्षा ने मेरे साथ क्या किया है। आज मेरी ये हालात उस रक्षा की वजह से है और अब इसका बदला मैं तुमसे लूंगा। अब मैं तुम्हारे सामने उसे लेकर आऊंगा, जिसे देखते ही तुम्हारी रूह कांप जाएगी। ये कहते हुए सिद्धार्थ की नज़र रेलिंग पर चल रहे एक चूहे पर पड़ती है। जैसे ही वो चूहा सिद्धार्थ के पास आता है, सिद्धार्थ उसे अपने उसी हाथ से पकड़ लेता है जो अभी जला हुआ था। अगले ही पल वो चूहा छटपटाने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका दम घुट रहा हो। जैसे जैसे वो चूहा छटपटा रहा था, वैसे वैसे सिद्धार्थ के अंगूठे की चोट ठीक होती जा रही थी। कुछ ही देर में सिद्धार्थ का अंगूठा पूरा ठीक हो जाता है और वो चूहा मर जाता है। सिद्धार्थ उस चूहे को फेंकते हुए कहता है, तुम लोगों की वजह से मेरी जिंदगी दूसरों के मौत की मोहताज हो चुकी है। अगली सुबह 4 बजे युवराज की नींद खुलती है। युवराज के बेड पर पिलो के दूसरी तरफ सुहानी गहरी नींद में सोई रहती है। युवराज सुहानी को जगाने की कोशिश करते हुए कहता है, सुहानी, जल्दी से उठो, हमें अभी कहीं जाना है। युवराज के ऐसा करने पर सुहानी नींद में ही कहती है, युवराज सर, इस वक्त कहाँ जाना है? युवराज कहता है, वो अस्थियां ढूंढने। युवराज के ऐसा कहते ही सुहानी की नींद गायब हो जाती है और वो उठकर बैठ जाती है। सुहानी हैरानी से युवराज को देखते हुए कहती है, इस वक्त हम उन अस्थियों को कहाँ ढूंढेंगे? युवराज सीरियस होकर कहता है, तुम बस चलो मेरे साथ। इसके बाद सुहानी युवराज से कोई सवाल नहीं करती। युवराज सुहानी को लेकर घर से निकल जाता है। सुहानी रास्ते को देखते हुए युवराज से कहती है, युवराज सर, हम पुराने रोड की तरफ क्यों जा रहे हैं? युवराज ड्राइव करते हुए कहता है, तुम्हें थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। कुछ ही देर में युवराज की कार विशिंग वेल के पास पहुंच जाती है। युवराज और सुहानी कार से निकलकर जब विशिंग वेल के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि समायरा पहले से वहां उन दोनों का इंतजार कर रही थी। सुहानी समायरा को वहां देखकर चौंक जाती है, लेकिन इस बार वो युवराज से कोई सवाल नहीं करती। युवराज समायरा के पास पहुंचकर कहता है, कहाँ पर? समायरा बिना कुछ कहे अपनी आंखों से अपने सामने की जमीन की तरफ इशारा कर देती है। ये देखकर युवराज सुहानी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, सुहानी, शायद वो तीसरा कलश यहाँ है। युवराज के ऐसा कहने पर सुहानी खामोश होकर युवराज को देखने लगती है। युवराज सुहानी के मन में चल रहे सवाल को समझ जाता है और उससे कहता है, डोंट वरी, अभी ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है, इस वक्त वो हमारे आसपास नहीं है। युवराज की बात खत्म होते ही सुहानी कहती है, लेकिन युवराज सर, यहाँ वो अस्थियां कैसे हो सकती है? अघोरी बाबा ने तीनों अस्थियां शहर के बॉर्डर में दफनाई थी। जैसे बाकी के 2 कलश हमें शहर के बॉर्डर पर मिले थे, वैसे ही तीसरे कलश को भी बॉर्डर पर ही कहीं होना चाहिए। सुहानी की बात सुनकर समायरा कहती है, मेरे हिसाब से एक और कलश इसी जमीन के नीचे है। युवराज सुहानी से कहता है, सुहानी, तुम एक बार कोशिश तो करके देखो। सुहानी युवराज की बात को बीच में काटते हुए कहती है, युवराज सर, अगर वो कलश मेरे आसपास होता
तो पिछली बार की तरह मुझे दूर से ही एहसास हो जाता। युवराज सुहानी को समझाते हुए कहता है, सुहानी, तुमने ही कहा था ना कि उन कलश में मृदुला के शरीर के अलग अलग पार्ट्स हैं। तो ये भी तो हो सकता है ना कि हर कलश की अलग पहचान हो और इसे तुम समझ नहीं पा रही हो। एक बार जो समायरा कह रही है वो ट्राई करके देख लो। सुहानी इस बार युवराज से बहस नहीं करती, लेकिन अभी भी उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि तीसरा कलश विशिंग वेल के पास हो सकता है। सुहानी धीरे धीरे समायरा के पास जाती है और उसकी बताई जगह पर घुटने के बल बैठते हुए उस जमीन पर अपना दाहिना हाथ रख देती है। जैसे ही सुहानी जमीन पर अपना हाथ रखती है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल जाते हैं। सुहानी को देखते ही युवराज समझ जाता है कि वो तीसरा कलश उसी जगह पर है। वो समायरा की तरफ एक नज़र देखकर हाँ में अपना सर हिला देता है। सुहानी के चेहरे पर इस वक्त डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन ये डर उस तरह का नहीं था जो युवराज ने पिछली बार सुहानी के चेहरे पर देखा था। इस बार युवराज सुहानी को बीच में रोकने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि जब पिछली बार उसने ऐसा किया था तब सुहानी युवराज से बहुत नाराज हुई थी। कुछ देर बाद सुहानी वहां से उठ जाती है। सुहानी के उठते ही युवराज और समायरा उसे सवालिया नजरों से देखने लगते हैं। सुहानी युवराज की तरफ देखते हुए कहती है, युवराज सर, समायरा सही थी, तीसरा कलश यही है। युवराज सुहानी से कहता है, और इसकी अस्थियों को डिस्ट्रॉय कैसे करना है? सुहानी कहती है, पता नहीं। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज और समायरा कंफ्यूज हो जाते हैं। युवराज सुहानी के पास जाकर उससे कहता है, नहीं पता, लेकिन पिछली बार तो जैसे ही तुमने जमीन पर हाथ रखा था तुम्हें तभी पता चल गया था कि उसे डिस्ट्रॉय कैसे करना है। सुहानी कुछ सोचते हुए कहती है, यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है। आखिर उस दिन ऐसा क्या अलग था जो मुझे जमीन पर हाथ रखते ही सब पता चल गया था? ये कहते हुए सुहानी अचानक से खामोश हो जाती है और उस जमीन को एकटक देखने लगती है। युवराज सीरियस होकर सुहानी से कहता है, सुहानी, नो। युवराज अब तक समझ चुका था कि सुहानी के दिमाग में क्या चल रहा है। सुहानी युवराज की आंखों में देखते हुए कहती है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। युवराज सुहानी पर दबाव बनाते हुए कहता है, लेकिन इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तुम जानती हो ना कि अंदर क्या है। ये सुनकर सुहानी कुछ कहने ही वाली होती है, तभी समायरा चिढ़ते हुए उन दोनों से कहती है, कोई मुझे बताएगा कि यहाँ किस बारे में बात हो रही है? सुहानी समायरा को देखते हुए कहती है, क्या तुम्हारे पास चाकू या और कोई धारदार चीज है? समायरा अपनी बैक पॉकेट से एक छोटी सी धारदार चाकू निकालकर सुहानी की तरफ बढ़ा देती है। सुहानी समायरा से वो चाकू लेकर एक नज़र युवराज की तरफ देखती है, जो फिक्र भरी निगाहों से सुहानी को ही देख रहा था। सुहानी युवराज से कहती है, युवराज सर, इस बार मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। युवराज कोई जवाब नहीं देता, वो बस एकटक सुहानी को देखता रहता है। समायरा को भी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि सुहानी आखिर करना क्या चाहती है। तभी सुहानी समायरा का चाकू अपने बाएं हाथ में लेकर उसे अपने दाएं हथेली पर चला देती है। सुहानी के ऐसा करते ही युवराज अपनी मुट्ठी बांध लेता है और समायरा हैरानी से सुहानी को देखने लगती है। अब सुहानी की हथेली पर एक गहरा कट लग चुका था, जिससे काफी खून बह रहा था। सुहानी अपना वो हाथ जमीन पर रख देती है। जैसे ही सुहानी जमीन पर अपना हाथ रखती है, उसकी आंखें बंद हो जाती है। इस बार युवराज को सुहानी के चेहरे पर वही खौफ दिखाई देता है जो उस दिन जंगल में दिखाई दिया था। युवराज समझ जाता है कि सुहानी का ये तरीका काम कर रहा है, लेकिन साथ में उसे सुहानी की फिक्र भी होने लगती है, क्योंकि युवराज को पता था कि मृदुला की अस्थियां सुहानी का खून खींच रही है और अगर टाइम पर उसे रोका नहीं गया तो सुहानी की जान को खतरा हो सकता है। इन सब से अनजान समायरा सुहानी को हैरानी से देख रही थी। उसे बस इतना समझ आ रहा था कि सुहानी कुछ तो पता लगा रही है। धीरे धीरे सुहानी की हालत खराब होने लगती है। युवराज उसे देखकर समझ जाता है कि अगर अब सुहानी ने अपना हाथ नहीं हटाया तो मृदुला की अस्थियां उसका सारा खून खींच लेगी। युवराज सुहानी की तरफ बढ़ता है, तभी समायरा उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहती है, उसने कहा था कि तुम उसे रोकने की कोशिश नहीं करोगे। युवराज गुस्से में समायरा का हाथ झटक देता है और सुहानी की तरफ बढ़ जाता है। युवराज के ऐसा करते ही समायरा को उस पर गुस्सा आने लगता है। युवराज अगले ही पल सुहानी का हाथ जमीन से हटा देता है। जैसे ही युवराज सुहानी का हाथ जमीन से हटाता है, वैसे ही सुहानी अपनी आंखें खोल लेती है और नीचे जमीन पर गिरने लगती है। लेकिन सुहानी के नीचे गिरने से पहले ही युवराज उसे संभाल लेता है। सुहानी अब जमीन पर युवराज के सहारे बैठी हुई थी।
ये देखकर समायरा समझ जाती है कि क्यों युवराज ने गुस्से में उसका हाथ झटका था। सुहानी की हालत इस वक्त ठीक नहीं लग रही थी। युवराज सुहानी को लेकर राघव के घर चला जाता है, क्योंकि युवराज के घर में इस वक्त शुभरा थी। समायरा भी युवराज और सुहानी के साथ ही राघव के घर चली जाती है। कुछ देर आराम करने के बाद सुहानी की हालत कुछ ठीक होती है। सुहानी को पहले से बेहतर देखकर समायरा उससे कहती है, तो अब हमें क्या करना होगा? सुहानी युवराज को देखते हुए कहती है, युवराज सर, आपने ठीक कहा था कि हर कलश की अलग पहचान है। शायद इसी वजह से मैं इसका अंदाज़ा नहीं लगा पाई। एक और बात, सभी अस्थियों को अलग इसलिए भी रखा गया है क्योंकि हमें इन्हें अलग अलग तरीकों से नष्ट करना होगा। सुहानी आगे कहती है, इस कलश की अस्थियों की वजह से वो औरत आपको कंट्रोल कर पाती है। जैसे ही हम इन अस्थियों को डिस्ट्रॉय करें देंगे, उस औरत का आप पर से पूरा कंट्रोल खत्म हो जाएगा, फिर आप उसका सामना भी कर सकेंगे। ये सुनकर युवराज सुहानी से कहता है, लेकिन हम उसे डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हैं? सुहानी कहती है, नदी में प्रवाहित करके। सुहानी के ऐसा कहने पर समायरा कहती है, सिर्फ नदी में प्रवाहित करके? लेकिन क्यों? सुहानी समायरा को समझाते हुए कहती है, हमारे पूर्वजों के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और मरने के बाद हम इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाते हैं। ये 5 तत्व हैं मिट्टी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। जिन्होंने मृदुला की अस्थियों को कैद किया था, उन्होंने उसे इस तरह से व्यवस्थित किया था कि हम बारी बारी उसे मुक्त कर सकें। हमने कुछ दिन पहले उसकी अस्थियों को जला दिया था, जिससे हमने उसके शरीर को अग्नि को सौंप दिया था। उस अग्नि से निकलने वाले धुएं से वो वायु में मिल गया और बचे हुए राख से मिट्टी में। अब बारी है जल की। हमें उसके शरीर के बचे हिस्से को एक क्रिया करके जल में विसर्जित करना होगा। युवराज कहता है, कैसी क्रिया करके? सुहानी कुछ सोचते हुए कहती है, एक ऐसी क्रिया जिसके बाद उस औरत का आपके शरीर से कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये कहते हुए सुहानी युवराज और समायरा को वो विधि समझाने लगती है, जिसे युवराज और समायरा बड़े ध्यान से सुन रहे थे। युवराज सुहानी से अगला सवाल करता है, हमें ये कब करना होगा? सुहानी कहती है, 4 दिन बाद। सुहानी की बात सुनकर समायरा अपनी जगह से उठते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, फिर तो ये काम बहुत आसान है। तुम उस साई को रोको और मैं उस औरत को, बाकी काम सुहानी कर देगी। समायरा के इतनी आसानी से ये बात कहने पर युवराज और सुहानी उसे ऐसे देखने लगते हैं जैसे वो कोई बेवकूफ़ हो। युवराज समायरा से कहता है, तुम उस औरत को नहीं रोक पाओगी। समायरा युवराज से कहती है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? याद नहीं क्या, पिछली बार मेरे आते ही वो वहां से भाग गई थी। युवराज समायरा से कहता है, पिछली बार हम पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन वो नहीं थे। अब वो भी पहले से तैयार होंगे और इस बार ये सब इतना आसान नहीं होने वाला है। अब हमें किसी और की भी ज़रूरत पड़ेगी। युवराज की बात सुनकर समायरा उसे ताना मारते हुए कहती है, किसकी? उस ढोंगी की। पिछली बार तो उसने तुम्हारी कोई मदद नहीं की थी, और अब क्या फिर से तुम उससे भीख मांगने जाओगे? समायरा को युवराज से इस तरह से बदतमीजी करते देख सुहानी को बहुत गुस्सा आने लगता है। इससे पहले सुहानी समायरा से कुछ कहती, युवराज उसका हाथ पकड़ लेता है। वो जानता था कि ये वक्त समायरा से लड़ने का नहीं है। युवराज मन ही मन कहता है, समायरा, तुम नहीं जानती कि तुम्हारा सामना किससे होने वाला है। उसे तुम अकेले रोक नहीं सकती। मुझे उससे फिर से बात करनी ही होगी। एपिसोड 114। अब आगे। कुछ देर बाद युवराज और सुहानी वापस घर आ जाते हैं। वो दोनों इस वक्त युवराज के बेडरूम में थे। सुहानी अपने बेड पर बैठी थी और वो काफी अपसेट लग रही थी। सुहानी को ऐसे देखकर युवराज उसके पास जाकर बैठ जाता है और कहता है, क्या हुआ? तुम डिस्टर्ब लग रही हो। सुहानी गुस्से में वहां से उठते हुए कहती है, मुझे वो समायरा बिल्कुल पसंद नहीं है। युवराज भी उठकर सुहानी के पास जाता है और उसके कंधे को पकड़कर उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है, क्यों पसंद नहीं है? युवराज के इस सवाल पर सुहानी चिढ़ते हुए कहती है, युवराज सर, ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? कितनी बदतमीज है वो, और आपसे कितनी बदतमीजी से बात करती है। मन करता है उसका मुंह तोड़ दूं। सुहानी युवराज को गुस्से में और भी क्यूट लग रही थी। उसे सुहानी को इस तरह से देखकर हंसी भी आ रही थी। अपनी हंसी छिपाते हुए युवराज कहता है, तो फिर तोड़ दो उसका मुंह। सुहानी बड़ी मासूमियत के साथ युवराज को देखते हुए कहती है, नहीं तोड़ सकती ना, वो मुझसे ज्यादा पावरफुल है। सुहानी की बात सुनकर युवराज को हंसी आ जाती है। वो हंसते हुए कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। समायरा बुरी नहीं है, बस वो परेशान है।
सुहानी फिर से चिढ़ते हुए कहती है, परेशान है तो क्या, लोगों से अच्छे से बिहेव नहीं करेगी? युवराज एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, तो तुम मुझे ये बताओ कि मैं पहले कैसा था? सुहानी झट से एक ही सांस में कह देती है, खड़ूस, अकड़ू और गुस्सैल। युवराज सुहानी की आंखों में देखते हुए कहता है, अच्छा। अगले ही पल सुहानी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बात को संभालते हुए कहती है, मेरा मतलब पहले आप ऐसे थे, अभी नहीं। फिर कुछ सोचते हुए सुहानी आगे कहती है, युवराज सर, अब तो आप काफी चेंज हो चुके हो। लेकिन कैसे? युवराज सुहानी से कहता है, एग्जैक्टली। तो जैसे मैं तुमसे मिलकर चेंज हुआ, वैसे ही जब समायरा को कोई मिल जाएगा तो वो भी चेंज हो जाएगी। सुहानी युवराज की बातों पर गौर करते हुए कहती है, युवराज सुहानी की नाक पकड़ते हुए कहता है, अब ये क्यूट फेसेस बनाना बंद करो और जल्दी से ऑफिस के लिए रेडी हो जाओ। ये कहकर युवराज वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। वॉशरूम में एंटर करने से पहले युवराज सुहानी की तरफ मुड़कर कहता है, विवेक और निशा में से किसी का कॉल आया था। सुहानी कुछ याद करते हुए कहती है, हाँ, वो परसों रात निशा का कॉल आया था। उसने बताया कि वो लोग उस गुफा के लिए निकलने वाले हैं। अब उनके वहां से वापस आने के बाद ही हमारी उनसे बात हो पाएगी। युवराज सुहानी की बात सुनकर वॉशरूम में चला जाता है। शिमला से निकलने के 5 दिन बाद राघव, निशा और विवेक कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं। इस वक्त कैलाश पर्वत बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ था और वहां का टेम्परेचर माइनस में चल रहा था। निशा, विवेक और राघव ऊपर से नीचे तक गर्म कपड़ों से ढके हुए थे और लगातार चल रहे थे। निशा चलते हुए अपनी कंपकपाती आवाज में राघव से कहती है, रघु अंकल, वो गुफा और कितनी दूर है? राघव सामने देखते हुए कहता है, अब तक तो हमें वहां पहुंच जाना चाहिए था। मैं यहाँ कई साल पहले आया था, कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा है। राघव के ऐसा कहते ही निशा और विवेक घबराहट भरी नजरों के साथ एक दूसरे को देखने लगते हैं। निशा विवेक के पास जाकर धीरे से कहती है, विवेक, अगर ये रास्ता भूल गए तो हमारा क्या होगा? कहीं स्नो लेपर्ड आके हमें खा गया तो? निशा की बात सुनकर विवेक और भी घबरा जाता है, लेकिन वो निशा को झूठी हिम्मत दिखाते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, रघु अंकल को रास्ता जरूर याद होगा। विवेक के ऐसा कहते ही निशा नजर विवेक के ठीक पीछे पड़ती है। निशा वहां देखते हुए अपनी जगह पर रुककर कहती है, वो क्या है? निशा की आवाज सुनकर रघु और विवेक भी वहीं रुक जाते हैं। वो देखते हैं कि उनसे कुछ ही दूरी पर एक अघोरी साधु ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। उन्होंने अपने शरीर पर कपड़े नहीं पहने थे और उनके शरीर के ऊपर बर्फ की एक परत जम चुकी थी। उन्हें देखकर हैरानी से निशा और विवेक की आंखें खुली रह जाती है। निशा उन्हें देखते हुए कहती है, ये कौन है? राघव निशा को समझाते हुए कहता है, यहाँ बहुत से योगी ऐसे ही अपनी साधना करते हैं। निशा हैरानी से कहती है, क्या इन्हें ठंड नहीं लगती? राघव कहता है, ये योगी ठंड, भूख, प्यास इन सब से ऊपर उठ चुके हैं। ये हमारी तरह नहीं होते, ऐसे ही इन्हें सिद्धियां मिलती है। राघव आगे कहता है, यहाँ तुम लोगों को ऐसे ही और भी हैरान कर देने वाले सीन देखने को मिलेंगे। अब चलो, वो गुफा थोड़ी ही दूर है। ये सुनकर कि रघु को अभी भी रास्ता याद है, निशा और विवेक को थोड़ी राहत मिलती है। वो दोनों एक नज़र उस अघोरी साधु को देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद रघु अपने सामने एक गुफा की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यही है वो गुफा जहां मैं सुहानी और महेश भाई साहब के साथ आया था। निशा और विवेक उस गुफा की तरफ देखते हुए एक चैन की सांस लेते हैं। फिर वो तीनों चलते हुए उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं। उस गुफा के पास पहुंचते ही नर्वसनेस से निशा और विवेक की हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। राघव भी वहां पहुंचकर नर्वस होने लगता है। उन तीनों की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो उस गुफा के अंदर जाएं। वो तीनों गुफा के बाहर ही खड़े थे, तभी अंदर से एक साधु बाहर आते हैं। बाहर आते ही वो राघव, निशा और विवेक से कहते हैं, तुम लोग मेरे साथ चलो, गुरुदेव तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। उन साधु की बात सुनकर वो तीनों हैरानी से उनकी तरफ देखने लगते हैं। वो साधु दिखने में 60 से 65 साल के लग रहे थे। उनके बाल और दाढ़ी पूरी तरह से सफ़ेद हो चुके थे और उनके चेहरे पर बहुत तेज था। इस कड़ाके की ठंड में भी उन्होंने अपने शरीर में कपड़े के नाम पर सिर्फ एक धोती पहनी हुई थी। राघव, निशा और विवेक उनके पीछे पीछे गुफा के अंदर जाने लगते हैं। गुफा के अंदर के रास्ते में बिल्कुल अंधेरा था। वो तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अंदाजा लगाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ देर बाद गुफा का रास्ता खत्म हो जाता है और वो तीनों गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं।
अंदर आते ही वो देखते हैं कि गुफा अंदर से काफी बड़ा था और वहां रोशनी के लिए कुछ मशालें लगी हुई थी। तभी निशा की नज़र सामने एक पत्थर पर ध्यान मुद्रा में बैठे एक साधु पर पड़ती है। उन्हें देखकर निशा खुशी से उछलते हुए कहती है, विवेक देखो, वो बाबा यही हैं। निशा के ये कहते ही विवेक उसकी तरफ देखते हुए अपनी आंखों से उसे शांत रहने का इशारा करता है। लेकिन निशा की बात सुनकर सामने बैठे साधु हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। उन्हें देखकर राघव उनके सामने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हैं। राघव को ऐसा करते देख विवेक और निशा भी उन्हें प्रणाम करते हैं। वो तीनों उनके इशारे पर उनसे थोड़ी ही दूर जमीन पर बैठ जाते हैं। बाबा मुस्कुराते हुए निशा और विवेक की तरफ देखकर कहते हैं, मुझे पता था कि एक दिन तुम लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आओगे। बाबा की बात पूरी होते ही विवेक उनसे कहता है, बाबा, हम आपसे उस आत्मा और उस औरत के बारे में जानना चाहते हैं जिसने उस आत्मा को जागृत किया था। विवेक की बात सुनकर बाबा कहते हैं, उस आत्मा के बारे में तुम सब कुछ जान चुके हो। ये सुनकर निशा कहती है, लेकिन वो औरत कौन है जिसने मृदुला की आत्मा को जागृत किया था और हम उसे कैसे रोक सकते हैं। बाबा कहते हैं, वो औरत एक सिद्ध तांत्रिक है और वो सदियों से उस कुएं की रक्षा करती आ रही है। क्योंकि ये कर्तव्य उसे अपनी विरासत में मिली है, उसके पूर्वज भी यही कार्य करते थे। उस कुएं की सुरक्षा के लिए ही उसने मृदुला की आत्मा को जागृत किया था। निशा कहती है, लेकिन बाबा, उस कुएं में ऐसा क्या है जिसकी वो सालों से रक्षा कर रही है। बाबा कहते हैं, उस कुएं में काली शक्ति का एक स्रोत है जिसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी उस तांत्रिक पर है और वो वही कर रही है। वो तांत्रिक बहुत शक्तिशाली है। निशा आगे कहती है, अगर उसके पास पहले से बहुत शक्तियां हैं तो फिर वो युवराज सर को क्यों मारना चाहती हैं। बाबा जवाब देते हैं, युवराज कोई साधारण इंसान नहीं है। वहाँ एक क्रिया चल रही है जिसके अंत में वो तांत्रिक युवराज की बलि देकर एक विशेष कार्य सिद्ध करना चाहती है। बाबा की बात सुनकर विवेक कहता है, अगर वो इतनी ही ताकतवर है तो हम उसे कैसे खत्म करेंगे। बाबा जवाब देते हुए कहते हैं, जिसके हाथों उसका अंत लिखा है वो अपनी जगह पर पहुंच चुका है। बाबा आगे कहते हैं, तुम लोगों को अभी लंबी लड़ाई लड़नी है। अभी तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन भविष्य में जब तुम्हें सच में मेरी आवश्यकता होगी तब मैं वहां ज़रूर आऊँगा। ये कहते हुए बाबा अपने सामने रखा एक कटार अपने हाथ में लेते हैं और अपनी आंखें बंद करके एक मंत्र पढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद वो अपनी आंखें खोलकर उसे विवेक की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, यही वो वस्तु है जिसके लिए तुम लोग यहाँ आए हो। जब सामने कोई रास्ता ना दिखे तो इसका इस्तेमाल करना। विवेक अपनी जगह से उठकर बाबा के हाथ से वो कटार ले लेता है। निशा कंफ्यूज होकर कहती है, लेकिन बाबा, हम तो यहाँ आपसे कुछ लेने नहीं आए थे, हमें बस आपसे कुछ पूछना था। बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, अनजाने में ही सही, लेकिन तुम लोग यहाँ इसे ही लेने आए थे। इसके बिना तुम्हारा काम पूरा नहीं होगा। बाबा से वो कटार लेकर वो तीनों उस गुफा से बाहर चले जाते हैं। उन तीनों के वहां से जाने के बाद बाबा के वो शिष्य उनसे कहते हैं, गुरुदेव, आपने उन्हें बताया क्यों नहीं कि आपने उस लड़के की सहायता के लिए अपने शिष्य भैरवनाथ को उसके पास भेजा था। बाबा जवाब देते हैं, अब उन्हें भैरवनाथ की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके शिष्य अपना अगला सवाल करते हुए कहते हैं, और आपने वो कटार उन्हें क्यों दिया। बाबा गंभीरता से जवाब देते हुए कहते हैं, भैरवनाथ को मारने के लिए। इधर भैरवनाथ हमेशा की तरह अपनी गुफा में ध्यान मुद्रा में बैठे साधना कर रहा था। उसकी आंखें बंद थी और उसके चेहरे के सामने वही कटार हवा में था जिसे उसने उस तांत्रिक औरत को मारने के लिए बनाया था। भैरवनाथ अपने ध्यान में मग्न था, तभी कोई बड़ी तेजी से चलते हुए अंदर आता है। जैसे ही वो भैरवनाथ के सामने आता है, वो कटार हवा में घूमते हुए उस शख्स के सर के ठीक सामने जाकर रुक जाती है। भैरवनाथ की गुफा में इस वक्त वही तांत्रिक आई थी जिसके लिए भैरवनाथ ने वो कटार तैयार किया था। उस कटार का नुकीला भाग उस तांत्रिक के सर के ठीक सामने था। अब भैरवनाथ अपनी आंखें खोलकर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। वो गुस्से में उस औरत को घूरते हुए कहता है, तू खुद आज अपनी मौत के पास चलकर आई है। आज तेरा आखिरी दिन है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैरवनाथ की बात सुनकर वो औरत अपनी भयानक आवाज में कहती है, अगर ऐसी बात है तो तूने ये कटार रोककर क्यों रखा है। तुझे तो अब तक मुझे मार देना चाहिए था। भैरवनाथ उस तांत्रिक की बात सुनकर खामोश रहता है। वो औरत आगे कहती है, तू ये जानना चाहता है ना कि मैं यहाँ तेरे पास क्यों आई हूँ। भैरवनाथ अभी भी कुछ नहीं कहता, वो बस सवालिया नजरों से उस तांत्रिक को देखने लगता है। वो तांत्रिक आगे कहती है, मैं चाहती हूँ कि इस लड़ाई में तू अब मेरा साथ दे।
भैरवनाथ एक नकली हंसी के साथ कहता है, क्यों, अब तुझे हार का डर लगने लगा है? वो तांत्रिक कहती है, नहीं, अब मेरा लक्ष्य मेरे बहुत करीब है और इस वक्त मैं अपने दुश्मन नहीं बढ़ाना चाहती। और वैसे भी हम दोनों का आखिरी लक्ष्य एक ही है, युवराज की शक्तियां। भैरवनाथ उस तांत्रिक की बात से इनकार करते हुए कहता है, नहीं, मेरी नज़र तेरी तरह युवराज की शक्तियों पर नहीं है। भैरवनाथ का जवाब सुनकर वो तांत्रिक कहती है, झूठ मत बोल, तेरी नज़र युवराज की शक्तियों पर तब से है जब तूने उसे पहली बार छुआ था और तुझे उसकी शक्तियां महसूस हुई थी। तू आया तो अपने गुरु का आदेश पूरा करने था, लेकिन युवराज के अंदर की शक्तियों ने तेरी नियत खराब कर दी। अब तू किसी भी तरह उसकी शक्तियां हासिल करना चाहता है और वो मैं तुझे दे सकती हूँ। कृपया करके लाइक और कमेंट करें।